गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अनिल भाटिया, सद्भावना हॉस्पिटल हिसार में आपका फ्री हॉस्पिटल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुछ लंग्स की डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। लंग्स की डिजीज़ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है COPD, दूसरा होता है अस्थमा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अनिल भाटिया, सद्भावना हॉस्पिटल हिसार जो कि फ्री हॉस्पिटल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुछ लंग्स की डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। लंग्स की डिजीज़ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है COPD, दूसरा होता है अस्थमा। आम पब्लिक में तो COPD अस्थमा को एक ही तरह की चीज़ मानते हैं, पर इसमें काफ़ी ग्रॉस डिफरेंस होता है और इसकी टियोलॉजी, पैथोलॉजी और ट्रीटमेंट में भी बहुत डिफरेंस होता है। COPD यूजुअली हम उन पेशेंट्स में देखते हैं जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं और उनमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, मतलब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब है कि साल में कम से कम 2-3 महीने से अधिक उनको खांसी बलगम रहती है, और क्योंकि वो कंटिन्यूस बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जो भी है उसका सेवन कर रहे होते हैं, तो उन लोगों को ये COPD होने के चांसेस होते हैं। जबकि अस्थमा यूजुअली इंट्रिंसिक प्रॉब्लम होती है जिसमें कोई भी स्मोकिंग की हिस्ट्री कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे यंग एज में, अब 18 साल का लड़का है या यंग लड़का है जिसने कभी आज तक बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, उसको ये अस्थमा होने के चांसेस होते हैं। वो क्योंकि ये सिर्फ एक पोल्यूशन या इंट्रिंसिक कोई एलर्जी, इन चीज़ों की वजह से ये होती है, या खून में ही कोई खराबी आ गई जिसकी वजह से उसके सांस में दिक्कत आ रही है। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट जो क्रॉनिक बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं या तंबाकू का सेवन करते रहते हैं, धीरे धीरे ये COPD के पेशेंट्स में तब्दील हो जाते हैं। तो COPD के पेशेंट्स को हम देखेंगे, वो मुंह यूजुअली फूला हुआ होता है, दूर से ही मतलब चलने में भी उनको तकलीफ़ हो रही होती है, पूरा चेहरा ऐसे काला पड़ गया होता है। और अगर हम उनको, जैसे हमारी मेडिकल लैंग्वेज में हम उनकी डेफिनेशंस अलग करें, तो इसमें दो प्रकार के COPD के पेशेंट्स होते हैं जिसमें हम ब्लू ब्लोटर्स और पिंक पफर्स बोलते हैं उनको। तो ब्लू ब्लोटर्स में यूजुअली क्या होता है, चेहरा बिल्कुल ऐसे नीला या कालापन, उसमें मुंह पे स्वेलिंग, पैरों में स्वेलिंग। अगर हम ध्यान से उनकी नेक वेन्स को देखें तो नेक वेन्स बड़ी एकदम से प्रोमिनेंट होती हैं। तो अगर हम पैरों पे ये नीचे जो अपना दबाव देखेंगे तो उनका दबाएंगे तो खड्डा पड़ जाएगा पैरों में, उसको पीडल एडिमा बोलते हैं। जबकि अस्थमा वाले मरीजों में ऐसे कोई सिम्टम नहीं दिखते, ऐसे कोई भी साइंस नहीं दिखते उनमें। सिर्फ उनमें हम जब एग्जामिन करते हैं तो सिर्फ हमें जो वीज जिसको कहते हैं कि शोई शोई की आवाज़ आना, वो ही होती है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस COPD के पेशेंट्स यूजुअली दिल की इन्वॉल्वमेंट के कारण उनमें ये स्वेलिंग और ये सांस चढ़ना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स में, COPD के पेशेंट्स में हमें एंटीबायोटिक का यूज़ बड़ा फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है, ब्रोंकोडाइलेटर्स देने पड़ते हैं, नेबुलाइजर्स देने पड़ते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जो कि थोड़ा सा पेशाब ज़्यादा लाएँ, जिनमें हम स्वेलिंग कम हो, दिल के ऊपर लोड कम हो, तो ये चीज़ें होती हैं। जबकि अस्थमा के पेशेंट्स में यूजुअली ये यंग एज के पेशेंट्स होते हैं, छोटी उम्र में शुरू हो जाता है, 18-20 साल की उम्र या मतलब 10-12 साल की उम्र में भी ये शुरू हो सकता है। 18-20 साल की, 25 साल की उम्र की लड़कों में ये ज़्यादातर देखा है, जो कभी आज तक जिसने बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, वो ज़्यादातर एलर्जी के पेशेंट्स होते हैं। तो इनमें ट्रीटमेंट हमें अस्थमेटिक पेशेंट्स में यूजुअली हमें ब्रोंकोडाइलेटर्स, नेबुलाइजर्स, रोटाहेलर्स या इनकी हेल्प लेनी पड़ती है। एंटीबायोटिक्स का यूजुअली कोई रोल नहीं होता। स्टेरॉइड्स हमें देने पड़ते हैं अस्थमेटिक पेशेंट्स में, पर अगर स्टेरॉइड्स हम देते हैं तो बहुत लो डोज में और टेपरिंग डोज में भी, जैसे 4-5 दिन के लिए दी, फिर थोड़ी सी कम कर दी, थोड़ी सी कम करके वो 10-12 दिन में हम उसको विड्रॉ कर लेते हैं।
जबकि सीओपीडी के पेशेंट्स में यूजुअली स्टेरॉइड्स तब देने पड़ते हैं जब स्थिति बड़ी जानलेवा हो जाती है, बहुत सांस बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, उनकी ऑक्सीजन लेवल्स गिर जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उन पेशेंट्स में हमें ये ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और एंटीबायोटिक्स यूजुअली कॉमनली सीओपीडी के पेशेंट्स में, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स में हमें देनी पड़ती है। तो कॉमन दवाइयाँ सबको कई बार पता होती है, केमिस्ट से ले लेते हैं, दे भाई मेरे को सांस की दिक्कत हो रही है, दे दे भाई, बलगम आ रही है, दे दे भाई। तो देखो काम तो चल जाता है, पर प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट एक आपका डॉक्टर ही कर सकता है जिसने इतने साल पढ़ाई की है, इतने साल कोर्स किया है। हाँ ठीक है, अभी ये दवाई वाले थोड़ा बहुत आपकी हेल्प जरूर कर सकते हैं, पर कई बार उसमें नुकसान भी कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि कोई भी दवाई जब देते हैं तो बेटनीसोल, प्रेडनिसोलोन या इस टाइप की स्टेरॉइड्स की दवाइयाँ ज़रूर ऐड कर देते हैं, चाहे वो खांसी जुकाम, हल्का सा खांसी जुकाम भी हो, कि हर किसी की पर्ची में हम देखते हैं या हर किसी की दवाइयों में देखते हैं किससे ली थी कि केमिस्ट से ली थी, तो उसमें बेटनीसोल, प्रेडनिसोलोन ज़रूर होती है। ठीक है, ये दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, अस्थमा में देनी पड़ती है और कुछ बीमारियों में देनी पड़ती है, पर हर बीमारी में ये ज़रूरी नहीं है। सिंपल खांसी जुकाम में भी ये बेटनीसोल, प्रेडनिसोलोन देते हैं। जिसको आदत पड़ गई इन चीज़ों की, उनका फिर वो वैसे स्टेरॉइड डिपेंडेंट हो जाते हैं और चेहरा वेहरा सूजना, पैरों में सूजन आना, वो स्टेरॉइड्स की वजह से आने लगते हैं, ना कि इंट्रिंसिक बीमारी की वजह से। तो सीओपीडी, अस्थमा, ये दो चीज़ें हो गई। इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है कार्डियक अस्थमा से। कई बार कार्डियक अस्थमा होता है जो कि दिल के फेल होने की वजह से एकदम से ये सांस में शूई होना और ये सब शुरू हो जाता है, तो हमें इससे डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। उस कंडीशन में ज़्यादातर हम देखेंगे कि पेशेंट का बीपी बहुत बढ़ा हुआ है और मतलब उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फिर बिल्कुल ही अलग हो जाता है। फिर ईसीजी करके देखना पड़ता है कि कहीं अटैक तो नहीं है। तो सारी चीज़ें एक बार देखनी पड़ती हैं। तो अगर हल्की फुल्की तकलीफ़ है, ठीक है, अपने होम रेमेडीज़ जैसे कोई आमतौर पे कोई कफ सिरप पड़ी है, कोई अपना अदरक का कोई पानी, गर्म पानी पी लिया, या कुछ भी जो आपने बड़े बुजुर्ग जो टोटके बताते हैं, ठीक है, करने में कोई हर्ज नहीं। पर जब बीमारी बढ़े तो आपको ये समझना चाहिए कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उससे प्रॉपर इलाज। ज़्यादा होती है तो डॉक्टर के पास आना चाहिए। जब वो पेशेंट हमारे पास आएगा उसको हम फिजिकली एग्जामिन करते हैं, उसका पल्स, बीपी, ईसीजी, एक्सरे, जो भी ज़रूरी टेस्ट है वो करते हैं। तो उससे हम क्या है, ये अस्थमा है, सीओपीडी है, कार्डियक अस्थमा है, क्या है, हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो उसके हिसाब से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देना पड़ता है, तभी पेशेंट ठीक होता है। नहीं तो कॉकटेल ट्रीटमेंट मतलब इधर स्टेरॉइड भी चला रखे हैं, इधर एंटीबायोटिक भी चला रखी है, कफ सिरप भी दे रखी है, मतलब कोई ऐसा लाइन ऑफ एक्शन नहीं, अननेसेसरी मेडिकेशन ज़्यादा होती है, तो उससे पेशेंट का नुकसान होता है। तो होम रेमेडीज़ या हल्की फुल्की दवाई ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, पर बात बढ़ जाए उस टाइम डॉक्टर के पास आए। कई बार डॉक्टर के पास भी फिर इलाज नहीं बचता, फिर दिक्कत हो जाती है। ज़्यादा सीरियस होने पे फिर पेशेंट वेंटिलेटर पे चला गया कि ये हो गया, ये चीज़ें फिर बाद में आपके लिए भी प्रॉब्लम, डॉक्टर के लिए भी प्रॉब्लम। तो टाइमली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा लेट ना करते हुए डॉक्टर की सलाह लें और हॉस्पिटल में जाएं और उनके जो भी आपको हिदायत दी जाती है वो फॉलो करें और उसका सही से ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, तो आपका सेहत आपकी ठीक रहेगी। अगर इन सब तकलीफ़ों के लिए आपको कभी हमसे मिलना पड़े या कोई ज़रूरत पड़े तो मेरा नाम डॉक्टर अनिल भाटिया है। मैं सद्भावना हॉस्पिटल है तो शाम रोड पे, यहाँ पे हमारा मेन रोड पे ही है हॉस्पिटल, हुड्डा ऑफिस से थोड़ा सा पहले राइट साइड में। थैंक यू।